देखो बच्चों, लास्ट टर्म में आप इतना क्वेश्चन देख के जाओ, आपका काम हो जाएगा मेरे अंदाज से। यहाँ देखो, हम कह रहे हैं कि एमॉर्फस या सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहोगे, तो सिंपल सा बात, ग्लास को क्या कहा जाएगा, एमॉर्फस या सुपर कूल्ड लिक्विड, ये बताया जा चुका है। जबकि ग्रेफाइट कैसा है बेटे, ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यदि इसी ये दोनों, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल रहे हैं, ये दोनों कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। मगर यदि CO2 H2O I2 ये सब पूछेगा तो ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड है। CO2 H2O I2 पूछेगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ग्लास एमॉर्फस या सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड क्या है बेटा, कोवेलेंट सॉलिड है। CO2 H2O आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और एक बात, और जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब क्या है बेटे, ये सब क्या है, मेटेलिक सॉलिड है। और NaCl क्या है, NaCl CSCl क्या है, ये सब क्या है, आयोनिक सॉलिड है। तो ये सब पहचान में हो गया। क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज है बेटा, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। SiO2 को ही क्वार्ट्ज कहते हैं। और ये भी क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड और क्वार्ट्ज सब किस में आते हैं, कोवेलेंट सॉलिड में। तो ये कोवेलेंट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में बांटे थे ना बेटा, याद है कौन कौन, मेटेलिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें बांटा गया था। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन का कौन सा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, CSCl का 8:8, ZnS का 4:4, CaF2 का कैल्शियम फ्लोराइड क्या बोलते हैं, या फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, फ्लोराइट एंटी फ्लोराइट, इसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइट। इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 और इसको फ्लोराइट बोलते हैं। Na2O को क्या बोलते हैं, फ्लोराइट, क्या होता है 4:8। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पॉइंट डिफेक्ट है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, AgBr दोनों टाइप का डिफेक्ट शो करता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई डेंसिटी घटता उठता नहीं है, डेंसिटी सेम रह जाता है। कारण क्या है, एक्चुअली में फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट है। यहां पर केटाइन पोजीशन से क्या हो जाता है, निकल जाता है। केटाइन क्या करता है, जैसे A+ है, B- है, A+ है, तो केटाइन B- है, A+ है और B- है, तो केटाइन इस लोकेशन को छोड़ के कहाँ आ जाता है, भीतर में आ जाता है, आ रहा है। तो ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है। तो यहाँ डेंसिटी में चेंज नहीं होता, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है। अच्छा, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1, BCC में नंबर ऑफ एटम 2 और FCC में नंबर ऑफ एटम 4। यहां कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाइड होता है, 52%। खाली कितना, 48%। यहां कितना, 68% भरा होता है, मतलब स्पेस, इसका स्पेस कितना ऑक्युपाइड होता है, ऑक्युपाइड स्पेस कितना, 68। वॉइड परसेंट कितना होता है, 32%। ये वॉइड परसेंट है बेटा, वॉइड परसेंट। और यहां कितना होता है, 74% भरा होता है। मतलब पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 74% पैकिंग इफिशियंसी से। और यहां कितना पैकिंग इफिशियंसी, 68। यहां कितना, 52। यहां वॉइड परसेंट कितना होता है, वॉइड परसेंट यहां होता है कितना, 26%। तो सबसे बढ़िया पैकिंग कौन होता है, FCC। नंबर ऑफ एटम 4। आओ इधर, डायमैग्नेटिक का एग्जांपल बोलो, NaCl, बेंजीन और वाटर, ये सब कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। जो कंपाउंड होंगे वो सब कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। अच्छा, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये पहले भी बताया गया है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। MOT से साबित करते हैं। कॉपर +2 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, 3d9, आर्गन 18 3d9 नहीं लिखोगे क्या, आर्गन 18 3d9, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। जरा बताओ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का क्या, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 को याद रखना फेरोमैग्नेटिक का। अच्छा, इसमें जो डोमेन होता है वो सब एक दिशा में होता है, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक का MnO, क्या याद रखना, MnO। और फेरी मैग्नेटिक का क्या बेटा, ZnFe2O4। अच्छा, क्वार्ट्ज के बारे में एक बात और सुन लो, क्वार्ट्ज
प्रेशर लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए ये फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस है। कैसा है? फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस है। तो क्वार्ट्ज क्या क्या है? क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन भी है और फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस भी है। आओ इधर, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2, Al2SO4 का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 5 बता चुके हैं, 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है? जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चारों क्या है? कॉलिगेटिव। इनको छोड़ के कोई भी होगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। यदि पूछते हम बताओ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसा है? कॉलिगेटिव नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है। मोललाइटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोललाइटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर्मूला क्या होगा? मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी का क्या यूनिट होगा? मोलरिटी कैपिटल एम से दिखाएंगे, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जिसके नीचे में वॉल्यूम आता है वो डिपेंड करता है। तो मोललाइटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका यूनिट मोल पर कीजिए, इसका यूनिट मोल पर लीटर। आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा। डेल्टा V क्या होगा? 0। डेल्टा H क्या होगा? 0। और एग्जाम्पल एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन और टॉल्वीन। कौन सा? बेंजीन प्लस टॉल्वीन। किसके एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन के। और पी टोटल कितना आने वाला है इसका पी टोटल कितना आने वाला है आइडियल सॉल्यूशन का? देखो यहाँ लिख रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन का क्या हुआ? पहला राउल्स लॉ को ओबे करेगा, राउल्स लॉ को ओबे करेगा। पहला बात, डेल्टा H 0 होगा, डेल्टा V मिक्स भी 0 होगा। पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा? पी टोटल बराबर PA प्लस PB के। इसका मतलब क्या होगा? P0A XA प्लस P0B XB होगा। ग्राफ कैसा होगा? एकदम इस तरह का ग्राफ बना के आना, ठीक है, इस तरह का। यहाँ क्या है? P0A, यहाँ क्या है? P0B। यह आइडियल सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का याद रखना, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, यह हो गया तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। जरा यहां देखो, एक सेकंड रुको, हम सब बता देता हूं। अगला देखो, यदि हम बोले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम यही बात कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। यदि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो यह दो टाइप का होगा। पहला पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन, दूसरा क्या होगा? निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन। पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। यदि पॉजिटिव डिविएशन है तो पी टोटल का मान किससे बड़ा होने वाला है? P0A XA प्लस P0B XB, इससे बड़ा होने वाला है। ये बड़ा होने वाला है, मतलब डेल्टा H मिक्स का मान किससे ज्यादा हो जाने वाला है? 0 से। पॉजिटिव डिविएशन है, पी टोटल ज्यादा होने वाला है। अच्छा, यहां पर क्या होगा? डेल्टा H मिक्स 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। डेल्टा V मिक्स भी 0 से बड़ा हो जाएगा, V मिक्स भी 0 से बड़ा हो जाएगा। और ये निगेटिव डिविएशन ये पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, या पॉजिटिव डिविएशन है। तो ये कैसा बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा बना रहा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल बोलो पॉजिटिव डिविएशन का। इथाइल अल्कोहल और वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, या फिर एसीटोन। क्या फॉर्मूला होता है एसीटोन का? ये है एसीटोन प्लस वाटर। ये सब कैसे हैं? पॉजिटिव डिविएशन। निगेटिव डिविएशन में आओ, जिसका पी टोटल कम होगा किससे? P0A XA प्लस P0B XB से। यदि डेल्टा H मिक्स क्या होने वाला है? लेस देन 0। डेल्टा V मिक्स क्या होने वाला है? लेस देन 0। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। एजियोट्रॉपिक
मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है बोलो, HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। अच्छा एक बात बताओ, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर कब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है? 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। और HNO3 और वाटर कब बन जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? 68% क्या होना चाहिए HNO3 और 32% क्या होना चाहिए वाटर। इस पर यह क्या बन जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बन जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, π1 बराबर π2। ठीक है, या सेम मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या बोल सकते हो, बराबर हो। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो या मोलर कंसंट्रेशन सेम हो जाए, वैसा दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए या मोलर कंसंट्रेशन सेम हो जाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 ग्राम NaOH 500 ml सॉल्यूशन में घुला लिए, मोलरिटी बताइए, तो 2 को कितने से डिवाइड कर देना, 40 से, इसके मोलर मास से कितना आ जाएगा 1/20। इसको कितने से डिवाइड कर लेना, 1000 से, क्योंकि लीटर में चाहिए, तो 500 बाई क्या कर लेंगे 1000, कितना हो गया 1/2। और यही दोनों का रेशियो ले लो, कितना आ गया, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू अभी क्या बताए थे, N बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल कितना आ गया 1/20 डिवाइडेड बाय 1/2, कितना आ गया 1/10, मतलब 0.1 मोलर। ठीक है, KB और KF, इसको मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं इसको मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन kg पर मोल। क्या होता है, केल्विन kg पर मोल। ये दोनों किस पर डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करता है, एक तो सॉल्वेंट कैसा लिए है और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज करता है यदि उस पर प्रेशर बढ़ाया जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है। यदि हम बात करें जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का वॉन्टा फैक्टर कितना होगा, एक कैल्शियम का 2 नाइट्रेट का, तो वॉन्टा फैक्टर कितना हो गया 3। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूट का, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया गया, और सब का 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया। पूछता है कि बताओ एलिवेशन इन बॉयल, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका वॉन्टा फैक्टर ज्यादा होगा। इसका वॉन्टा फैक्टर कितना है 3, इसका वॉन्टा फैक्टर 2, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन बराबर लिया गया है। ग्लूकोज पानी में नहीं टूटता, इसलिए वॉन्टा फैक्टर, ग्लूकोज यूरिया ये सब पानी में नहीं टूटता, वॉन्टा फैक्टर 1, तो सबसे ज्यादा इसी का हो गया, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। मगर यदि पूछता कि सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता, सबसे कम, तो इसी का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता। ठीक है, सबसे कम इसी का हो जाता, क्योंकि इसका सबसे कम हो जाता फ्रीजिंग पॉइंट यदि पूछते तो सबसे कम इसी का हो जाता, क्योंकि वॉन्टा फैक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट यदि टूटेगा, यदि सॉल्यूट जुड़ जाएगा, एसोसिएट का मतलब जुड़ जाना, तो वॉन्टा फैक्टर 1 से कम हो जाएगा, और टूट जाएगा तो वॉन्टा फैक्टर 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, यदि कोई सेल इक्विलिब्रियम पर आ गया है, कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, तो उसका नेट ईएमएफ क्या हो जाने वाला है 0। मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड जो आप लिखते थे ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर क्या लिखते थे ई नॉट बराबर मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो दोनों का वैल्यू बराबर और अपोजिट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाने वाला है 0। एक फराडे का जो सेकेंड लॉ था वो क्या बोलता था, W1/E1 बराबर W2/E2 बोलता था, W1/E1 इक्वल टू W2/E2, मतलब इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। फराडे का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट से। एक फराडे बराबर 96,500, और एक फराडे यदि किसी सॉल्यूट से पास कर दिया जाए तो 1 ग्राम सबस्टांस डिपॉजिट हो जाता है। कितना ग्राम सबस्टांस डिपॉजिट हो जाता है, 1 ग्राम। इधर आओ, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, NaCl फ्यूज, मतलब इसी को पिघला दिए, तो कैथोड से सोडियम और एनोड से क्लोरीन, मगर एक्वस ले लेंगे तो बात बदल जाएगा। NaCl पानी के साथ ले लिए तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस और एनोड से क्लोरीन गैस। याद रखना, यदि H2SO4 का एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो
कैथोड से हाइड्रोजन और एनोड से हमेशा क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। एनोड से हमेशा क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी होता है जिसमें 38% डाइल्यूट H2SO4 रहता है। कितना रहता है, 38%। क्वेश्चन देखो तो, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। याद है ना जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, KNO3 क्या, इसमें सॉल्ट ब्रिज में पेस्ट फॉर्म में KNO3 भर दिया जाता है अगर अगर के साथ मिला के। ये क्या, KNO3 ही क्यों कहते हैं कि दोनों की आयोनिक मोबिलिटी, प्लस आयन और माइनस आयन का जो आयोनिक मोबिलिटी होता है वो लगभग सेम होता है। अच्छा, लैम्डा एम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला आया था, कप्पा इंटू 1000/m, और मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या आया था, कप्पा इंटू 1000/n। n स्टैंड फॉर नॉर्मलिटी। जरा यहां बात करो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम-1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट कप्पा-1 ओम-1 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। AlCl3 का यदि हम कोलोराउस लॉ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट का लिखें तो क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट AlCl3 इक्वल टू इसके Al का प्लस 3Cl का जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो अमोनियम आयन का जोड़ देंगे और हाइड्रोक्साइड आयन का, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह व्यवहार करने लगता है जब बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा लगा दिया जाता है सेल वोल्टेज से। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा लगा देते हैं सेल वोल्टेज से तो ये एनर्जी देने के बजाय चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आओ इधर, लेड स्टोरेज बैटरी जो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है सल्फेट आयन कंज्यूम होता जाता है तो इसका कंसंट्रेशन घटता चला जाता है। लेड का बना होता है एनोड, लेड का बना होता है एनोड, और लेड ऑक्साइड, पोरस लेड ऑक्साइड का क्या बना होता है, कैथोड। तो लेड किस में बदलने लगता है, लेड सल्फेट, और लेड ऑक्साइड भी किस में बदलने लगता है, सल्फेट में, लेड सल्फेट में। मतलब लेड सल्फेट जैसे जैसे चार्जिंग होगा, चार्जिंग, ये किसका है, ये चार्जिंग का केस है। किसका केस है, सॉरी ये डिस्चार्जिंग का केस है। किसका केस है, डिस्चार्जिंग। तो जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता है तो लेड किस में बदलने लगता है बाबू, लेड सल्फेट में, और PbO2 किस में बदलने लगता है, लेड सल्फेट में। और जब चार्ज करोगे तो ये टूट के फिर से ये बना देगा, उल्टा बनेगा। आ गया समझ में? तो सुन लो, चार्जिंग के केस में लेड किस में बदलने लगता है, लेड सल्फेट में, और लेड ऑक्साइड भी किस में बदलने लगता है, लेड सल्फेट में। कब, डिस्चार्जिंग के केस में। किस केस में, डिस्चार्जिंग के केस में, डिस्चार्ज के केस में। ठीक है, जब इससे ऊर्जा ले रहे हैं, और सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है जिसका फार्मूला, रस्ट का क्या फार्मूला होता है, Fe2O3 अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर आयरन के ऊपर जिंक का कोट कर देते हैं। किसका कोट कर देते हैं, जिंक मेटल का कोट कर देते हैं। इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, यदि हम के बोले रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का क्या आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का क्या आता है, सेकेंड -1, और सेकेंड ऑर्डर का क्या आता है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्या आता है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। जैसे मान लो हमको कोई क्वेश्चन कह दिया कि किसी भी, जैसे एक क्वेश्चन कह दिया कि रेट कांस्टेंट किसी भी चीज का 3.2 × 10⁵ सेकेंड -1 है। बताओ ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, यूनिट देख के मार देंगे, फर्स्ट ऑर्डर। आ रहा है समझ में? यदि हमसे पूछ दिया कि किसी भी चीज का रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 3.2 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कौन सा यूनिट है, यूनिट देख के मार देंगे, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का यूनिट है। अच्छा, रेट बराबर लिखा है Ka⁴ देखो यहां पावर जीरो है, मतलब रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो, ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। यहां से भी देख के पता चल रहा है जीरो ऑर्डर। इक्वेशन क्या आता है, C0 - Ct = KT, हाफ T हाफ C0/2K। मतलब जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन दुगना करेंगे तो हाफ लाइफ भी दुगना हो जाएगा। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन होता है, हाइड्रोजन यदि क्लोरीन से रिएक्शन करे लाइट के प्रेजेंस में तो वो क्या बन जाता है,
2HCl, और ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का। ऐसे तो ऑर्डर को देख के नहीं बताया जा सकता है, मगर कुछ में बताया जा सकता है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन मेटल सरफेस पर मॉलिब्डेनम में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देगा, और ये भी कैसा है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का हाइड्रोजन क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में, अमोनिया का डिकम्पोजिशन मॉलिब्डेनम पर कैसा है, जीरो ऑर्डर। रेट के ए टू दी पावर 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका यूनिट, इसका क्या आता था, ln c माइनस ln c नॉट बराबर क्या, के टी। ये लॉगरिदमिक कर्व आएगा, लॉगरिदमिक कर्व आएगा। के बराबर, इसी को सॉल्व कर लिया गया, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी फाइनल कंसंट्रेशन, टी हाफ बराबर ln 2 बाई के, ln 2 बाई के। इससे क्या पता चलता है, कौन ऐसा ऑर्डर है जिसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है। रेट बराबर के ए टू दी पावर 2, मतलब यहां देखो ऑर्डर 2 है, कितना है ऑर्डर 2, इसका हाफ लाइफ 1 बाई सी नॉट। मतलब हम जनरल फार्मूला दे रहे हैं, हाफ लाइफ कैसे कंसंट्रेशन पर डिपेंड, कौन कौन का कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा अलग अलग ऑर्डर का। तो टी हाफ इजकल टू सी नॉट 1 माइनस एन, टी हाफ इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बोले, सी नॉट 1 माइनस एन। मान लो यहां जीरो पुट किए, जीरो पुट किए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट आ जाएगा, जीरो ऑर्डर। जीरो पुट किया, एन बराबर जीरो, एन बराबर 1 पुट कर दिए, मतलब ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, मतलब हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का। और यदि 2 पुट कर दिए तो ये -1 आएगा जो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब टी हाफ इजकल टू 1 बाई सी नॉट। अच्छा, किसी का रेट दे रखा है के ए टू दी, रेट दिया हुआ है के ए टू दी पावर 1 बाई 2 बी 3 बाई 2, ऑर्डर पूछ रहा है, तो दोनों के पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 कितना आ गया, 2 बी सी प्लस डी। तो रेट बराबर क्या लिखते थे, देखो ये रिएक्टेंट है तो माइनस डी अपॉन डी टी 1 बाई 2 से डिवाइड किए इसके कॉफिशिएंट से। यहाँ क्या लिखे, डी बी अपॉन डी टी, यहाँ 1 है तो 1 से ही डिवाइड करेंगे, मगर माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि रेट है, बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, डी सी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी डी अपॉन डी टी। स्टोकियोमेट्री 1 1 है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आ गया, इस तरीका से आप रेट लिख सकते हो, रेट लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कितना मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है एलिमेंट्री स्टेप में इन वन प्लेन, इसी को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। जबकि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, पावर है रेट लॉ एक्सप्रेशन पर, मतलब रेट लॉ लिखा हुआ है के ए टू दी पावर 2, तो ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है, तो जो कंसंट्रेशन पर जो पावर आता है वही ऑर्डर होता है। ये यदि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो ये 1 2 या 3 हो सकता है, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर। जबकि ये सब चीज़ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मोर देन 3 हो सकता है। ये अंतर भी ध्यान रखिएगा। आइए, अर्हिनियस कांस्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन तीनों बात पर डिपेंड करेगा। किस पर, कंसंट्रेशन पर, कैटलिस्ट पर, टेम्परेचर पर, सब पर डिपेंड करेगा। मगर रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस इक्वेशन से, के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। हर एक 10 डिग्री राइज करने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू दुगुना या तिगुना से बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यदि अलग अलग टाइम पर रेट R1 और R2 हो तो रेट कांस्टेंट का क्या फार्मूला होगा, अलग अलग टाइम पर रेट R1 और R2 हो तो रेट कांस्टेंट का क्या फार्मूला होता है, 2.303 T2 माइनस T1 लॉग बेस 10 R1 बाई R2। कौन से ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किसको कहते हैं, जो देखने में बाईमॉलिक्यूलर लगे मगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हो, उसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ग्लूकोज है, ये क्या है, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या होता था, सुक्रोज को इन्वर्टेज भी कहते थे, क्योंकि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज करता था तो ग्लूकोज और किस में करता था, फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में करता था। तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करेगा। माल्टोज का करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में, और लैक्टोज का करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। रेट कांस्टेंट लिखे के C6H12 C6H22O11 वाटर जीरो क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन से रेट इंडिपेंडेंट आता है, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा लिया जाता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन है जिसका रेट, जो रिएक्शन
मतलब बाई मॉलिक्यूलर होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट बराबर के C6H22O11 वाटर का 0, मतलब इससे कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 रही मगर ऑर्डर 1 हो गया। आओ सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हम बात करें सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है। दूसरी बात कोलॉइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है, कितना 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में, 100 नैनोमीटर के बीच में ये कोलॉइडल पार्टिकल का साइज होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। x/m मतलब एडजॉर्प्शन का जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x/m इक्वल टू Kp1/n, जहां 1/n का वैल्यू 0 से बड़ा मगर 1 से क्या होगा, छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। एडजॉर्प्शन 2 टाइप का, फिजिकल और केमिकल। जो वीक वैन डर वाल फोर्स के कारण होता है वो फिजिकल, और जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के वजह से होता है वो केमिकल। इसमें एडजॉर्प्शन का रेट कितना होता है, एब्जॉर्प्शन हीट कितना इवॉल्व होता है, 20 से 40, जबकि यहां कितना 80 से 240। मिल क्या है, मिल एक इमल्सन है, मिल क्या है, इमल्सन है, क्योंकि लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इमल्सन। ये मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक से ज्यादा लेयर, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। 20 से 40 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगी, नॉन स्पेसिफिक होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है, रिवर्सिबल होता है। जबकि इसमें एक ही लेयर का फॉर्मेशन होगा, यूनी लेयर का फॉर्मेशन होगा। 80 से 240 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, स्पेसिफिक होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इरिवर्सिबल नेचर का, मतलब एक बार चिपक जाएगा तो जल्दी अलग नहीं होगा। कोई भी एब्जॉर्प्शन हो, चाहे फिजिकल या केमिकल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक सम टर्म सुनो, कोई भी प्रोसेस यदि स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है। यदि कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। और कोई प्रोसेस यदि इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी क्या होता है, 0। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं एडजॉर्प्शन के केस में, चाहे वो डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा एस हो, सब निगेटिव होता है। डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों निगेटिव होते हैं। सॉप्शन क्या है, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सॉप्शन। हम बताए थे कोलॉइड्स को बहुत तरीका से बांटते थे, ठीक है। उनके मतलब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अट्रैक्शन के हिसाब से 2 तरीका था। लायोफिलिक, जिनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, जिनको सिर्फ मिला के और हिला देने से बन जाता था, जैसे प्रोटीन और गम और स्टार्च पानी में मिला के हिला दो, ठीक है। और दूसरा था लायोफोबिक, जिनमें नफरत था। लायोफोबिक, जिनमें कोई आकर्षण नहीं था। लायोफोबिक जैसे गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, ये सब कैसे थे, लायोफोबिक थे। गोल्ड के सोल, सिल्वर के सोल कैसे थे, लायोफोबिक थे। गोल्ड के सोल, सिल्वर के सोल कैसे थे, लायोफोबिक थे। समझ में आ रहा है, गोल्ड के सोल, सिल्वर के सोल कैसे थे, लायोफोबिक थे। आओ इधर, क्लाउड फॉग के बारे में क्या ख्याल है, क्लाउड फॉग, इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम गैस। स्मोक के बारे में याद रखना, सॉलिड और गैस। इसमें डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस। मिल्क के बारे में अभी बताया, लिक्विड भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, इसीलिए इसको इमल्सन कहा जाता है, इमल्सन। जबकि इसको क्या कहा जाता है, एरोसोल। क्रिटिकल माइसिलिक कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर माइसिली का फॉर्मेशन होता है। सोप के लिए कितना वैल्यू होता है, बोलो 10⁻⁻⁴। क्राफ्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर ही माइसिली का फॉर्मेशन हो, जिस पर माइसिली, उससे कम पर आओगे कोई माइसिली का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज सोल होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड 3 मेथड से, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है।